हिंद, नमस्कार, वंदे भारत मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने बंगाल का गवर्नर पढ़ लिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ लिए थे, भारत का गवर्नर जनरल पढ़ लिया था। आज हम लोग परिवर्तन करेंगे भारत के वायसराय में। पहला वायसराय कौन सा था, किसका कार्यकाल इंपॉर्टेंट था, सारी चीज़ें देखेंगे। जो महत्वपूर्ण आपके वायसराय रहेंगे वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन। और इन तीनों के कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बस एक ही बात है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप मेरे साथ लगातार अपडेट बने रहें। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। देखिए हम लोग देखते हैं भारत के वायसराय। अच्छा, जो लॉर्ड कैनिंग था ये भारत का पहला वायसराय बना था। भाई पहला वायसराय है तो जाहिर सी बात है अंतिम गवर्नर जनरल यही रहा होगा, इसी को बाद में वायसराय बना दिया गया। अच्छा, 1858 से लेके 1862 तक ये भारत का पहला वायसराय बना। अच्छा, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो 1856 से लेके 62 तक रहा है, यानी 2 साल भारत का गवर्नर जनरल रहा। 2 साल बाद 1858 का जो एक्ट आता है उसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो पहला भारत का वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। इसने शांति घोषणा भी की थी। कब? 5 जुलाई 1885 को। हुआ क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें आपकी 18 जून 1858 को महारानी जो झांसी की रानी थी हमारी लक्ष्मीबाई, वो वीरगति को प्राप्त हुई। इसी के 2 दिन बाद यानी कि 20 जून 1858 को युद्ध विराम कर दिया गया था। उसी के चलते 5 जुलाई 1858 को शांति की घोषणा कर दी थी। किसने? कैनिंग ने। इसके कार्यकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कौन सी हैं, जरा उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं में पहला क्या है कि 1857 की क्रांति इसी कार्यकाल में हुई थी। 1858 में प्रयागराज में शाही जो घोषणा है वो भी इसी कार्यकाल में हुई। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन नीचे लिखा होता है वो क्वेश्चन कब आए हुए हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप उनका आंसर दे पाओगे, तभी मजा आएगी क्लास में पढ़ने में। 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये पारित होता है, और ये पारित किसके प्रयासों से होता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। भाई जाहिर सी बात है कि जो आपके वायसराय हैं, जो अंग्रेज है, वो तो कभी भारत के पक्ष में कुछ ज़्यादा बात करेगा नहीं, किसी न किसी का प्रयास रहा होगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। लेकिन होता क्या, जब कोई बात पे आप प्रयास करो और आप खुद के ऊपर अमल ना करो तो लोग मौज लेते हैं। जैसे कि आप सबको भाषण दो, झूठ ना बोलो, आप कुछ झूठ बोलते रहो तो लोगों को लगेगा दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। तो इसी वजह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने ही लड़के की शादी एक विधवा से कराई। इसकी वजह से इस विधवा पुनर्विवाह के प्रयासों का जो मेन अहम भूमिका मानी जाती है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। इसने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इसकी समाप्ति कर दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति थी वो उसको इसने खत्म कर दिया। समावेशन समावेशन अधिकार पारित किया। अब समावेशन अधिकार क्या था? इसमें 3 यूनिवर्सिटी इसने बनाई थी। पहली कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। इसने 3 यूनिवर्सिटी बनाई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। हाई कोर्ट एक्ट भी आया था जिसके तहत पहला जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता को बनाया गया 1 जुलाई 1862 को। दूसरा वहीं पे हाई कोर्ट बना बम्बई में 14 अगस्त 1862 और तीसरा बना मद्रास 15 अगस्त 1862। कई बार मैच में आपको दे देगा, तीनों का जो ईयर है 1862 एकदम सेम है, लेकिन तीनों की डेट अलग अलग है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। कलकत्ता 1 जुलाई, बम्बई 14 अगस्त, मद्रास 15 अगस्त। जो पहला आयकर एक्ट है, आयकर अधिनियम है 1860 में, ये भी इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। और आपकी आईपीसी, इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता जो है वो भी इसी के कार्यकाल में पारित हुआ था। अब इंडियन पैनल कोड आपको पता होगा, आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जितने भी भाई बहन हमारे पेपर देंगे किसका, दरोगा का, उनके लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आईपीसी का नाम बीएनएस कर दिया गया है। जो पहले आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1862 था उसका नाम अब कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। जो सीआरपीसी होती थी यानी 1973 में इसको लागू किया गया था, इसका नाम कर दिया गया है बीएनएस 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आईईए जो
ई क्या है? एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, इसका नाम कर दिया गया है BSA यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये तीनों नाम परिवर्तित किए गए हैं। पारित ये कब हुआ था? ये तीनों नाम का पारित कब हुए? तो 25 दिसंबर 2023 को पारित हुआ, इसी वजह से ये 2023 का अधिनियम माना जाता है। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2024 को भारत में ये लागू होता है। अब हम लोग बात करते हैं मेयो के बारे में। अच्छा, मेयो की जब बात करेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिमाग में तुरंत आता होगा जनगणना के बारे में, कि जो पहली अनियमित जनगणना है वो मेयो के कार्यकाल में होती है। भारतीय सांख्यिक सर्वेक्षण विभाग 1872 में, ये भी इसी के कार्यकाल में आता है। क्या? भारतीय सांख्यिक सर्वेक्षण विभाग। अच्छा, अनियमित जनगणना इसको क्या बोला गया? क्योंकि इसमें क्या था, पूरे भारत में इसमें नहीं कराई, उसने अपना कुछ जगह चुन लिया, बस वहीं पे करवा दी। फिर उसके बाद अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 1881 के बारे में पढ़ेंगे, जो 1881 में 10 की जनगणना हुई थी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखते हैं लिटन। 1876 से 80 तक लॉर्ड रिटन का कार्यकाल रहता है। लॉर्ड रिटन मान लो सनकी था, एकदम सनकी अगर कोई वायसराय रहा है तो वह लॉर्ड रिटन। इसने क्या क्या किया? बहुत जुल्म तरीके भी काम किए। इसने क्या किया कि नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण कर दिया, यानी आप नमक की जो खेती है वो नहीं कर पाओगे। अगर आप नमक की खेती करते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले ये ऐसा नहीं था, इसने इस पर भी एक नियंत्रण कर दिया। 1870 में प्रथम दिल्ली दरबार इसने लगवाया। प्रथम दिल्ली दरबार क्या है भाई? जैसे आज के भी समय में होते हैं छोटे नेता जब होते हैं, बड़ा नेता अगर कोई आता होता है तो जो चमचे लोग होते हैं वो खूब स्वागत सत्कार करते हैं कि भाई बड़े नेता आ रहे हैं, वो देखेंगे तो वो मेरी बड़ाई करेंगे और मेरा पदोन्नति करेंगे। इसी चक्कर में इसने खूब अच्छे से दरबार बनाया। महारानी विक्टोरिया आई, यहीं पर महारानी विक्टोरिया को इसने एक बात और भी बोली थी, केसरे हिंद की उपाधि इसने दी। केसरे हिंद का मतलब क्या है? जो वहाँ के भारत के लोगों को के बारे में सोचता हो, तो भारत की तरफ से केसरे हिंद की, भारत मतलब जहाँ पे दी जाएगी उधर की तरफ के मैं सोचता हूँ, तो भारत की तरफ से दिया गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं था भाई, महारानी विक्टोरिया भारत के बारे में कहाँ सोचेंगी? अब भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति शहर में रहता है, गांव में आके प्रधानी चुनाव लड़ जाए और उसको आप बोल दो कि बस आप तो पूरे जन्मदाता हो इस गांव के, तो ये गलत बात है ना। जो यहाँ पे रहा नहीं है उसको क्या पता कि आप यहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे आप राज करोगे। 1876 में शाही उपाधि अधिनियम भी 1876 में आता है। 1876 से 78 तक भारत में अकाल पड़ता है और उसी दौरान ये दिल्ली दरबार भी चल रहा था। दिल्ली दरबार में भाई राजा महाराजा जितने लोग थे वो तो खूब रंगबाजी से रह रहे थे, इनको कोई फिर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग कहाँ मर रहे हैं। और उसी दौरान 50 लाख मौतें हुई थी उस अकाल के कारण, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कहते हैं ना कि जब गद्दार अपनों में ही होता है तब ज़्यादा दिक्कत होती है, और हमेशा व्यक्ति तभी हारता है जब गद्दार अपनों में होता है। तो भाई अपने राजा महाराजा में ही गद्दारी थी कि वो अपना उसमें लगे पड़े हैं, यहाँ लोग भूखे मरे जा रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में इसने पारित किया। इसमें इसने क्या बोला कि जो देसी भाषा में जितने भी न्यूज़पेपर हैं ये अब देसी भाषा में नहीं आएंगे, ये अंग्रेजी भाषा में आएंगे, और कोई भी न्यूज़पेपर सरकार की बुराई नहीं बताएगा। अगर सरकार की बुराई बताता है तो उस न्यूज़पेपर को बर्खास्त कर दिया जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसी कार्यकाल में होता है, 1878 से लेकर 1880 तक। किसके कार्यकाल में? देखिएगा क्वेश्चन में आएगा, लिटन के कार्यकाल में। ठीक है, लेट के उसने लड़ाई लड़ी, तो लिटन कार्यकाल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है 78 से लेकर 80 तक। भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1878 में इसलिए लाता है। इसमें इसने क्या बात बोली कि जितने भी भारतीय हैं ये शस्त्र नहीं ले सकते हैं अपने पास। शस्त्र क्या होता है भाई? अपने लिए बचाने की एक बचाव, भाई अपने बचाव के लिए कोई हथियार अपने पास रखना, यही शस्त्र है। तो इसने क्या बोल दिया कि भारतीय जो नागरिक हैं वो अपने पास कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते हैं 1878 में। सिविल सेवक जो परीक्षा होती थी उसमें मैक्सिमम एज 21 थी, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। आज तो मिनिमम एज 18 है, वैसे ये मैक्सिमम एज 21 थी। उसके बाद इसको घटाकर उसने 19 कर दी, ये भारतीयों के लिए कि मैक्सिमम एज आपके लिए 19 है। वैधानिक सिविल सेवा एक्ट इसके लिए प्रॉपर आता है, उस एक्ट के तहत ये बात लिखी जाती है। वैधानिक सिविल सेवा एक्ट कब आता है? 1878 में, उसी में ये बात पूरी प्रॉपर लिखी गई। और 1879 में जो सूती वस्त्र होते हैं उनके आयकर पर टैक्स उसने ख़त्म कर दिया। अब टैक्स क्या है? भारत से जब कोई भी सूती कपड़ा था वो जाता था लंदन, फिर लंदन से फिर वापस आता था, वो कपड़ा सही से पहनने लायक होके वापस आता था भारत में, फिर बिचता था। तो भाई क्या था कि यहाँ से जाता था, फिर वापस जब फिर भारत में आता था तो लंदन से 5% का टैक्स लगता था कि भाई भारत में आप सामान लेके आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आयकर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने क्या ख़त्म कर दिया भाई? इन्होंने बोला कि भाई मेरी वहाँ सरकार चल रही, मेरा राजा चल रहा है,
मेरी राज है और फिर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसने ख़त्म कर दिया, कह रहा है ख़त्म टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जब मानो तब आ जाओ, जब मानो तब ले आओ, जितना मानो उतने में बेचो। तो लिटन थोड़ा सनकी टाइप का वायसराय रहा है। उसके बाद आता है रिपन। अब रिपन जो है वो लिटन का एकदम विलोम शब्द था। या लिटन रिपन ने भारत के बारे में बहुत कुछ सोचा, बहुत अच्छे काम किए। क्या अच्छे काम किए, जरा ध्यान से देखिएगा। जिसका कार्यकाल है वो टोटल 4 साल का रहता है, 1880 से लेकर 84 तक। इसके दौरान इसने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया। ये इसमें इसने लिखी कि 7 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं वो कोई भी किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ 14 साल है, वैसे ही इसने लिख दिया था कि 7 वर्ष से कम आयु के जितने लोग हैं वो कोई भी कारखाने में काम नहीं करेगा। और जो 7 साल से 12 साल के बीच में हैं उनके लिए 9 घंटा निर्धारित रहेगा कि आप 9 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं करा सकते हो। और कोई भी 12 साल तक का बच्चा नाइट शिफ्ट कभी नहीं करेगा, यानी शाम को 7 से लेकर सुबह 6 बजे तक वो काम नहीं करेगा। प्रथम नियमित जनगणना भी इसी के कार्यकाल में आती है। नियमित जनगणना, उसके बाद पता है आपको इसके बाद क्या हुआ कि प्रत्येक 10 साल में आपकी नियमित जनगणना होती रही है। लगातार अभी 2021 में भी आपकी जनगणना होनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 जो कोरोना आया था 2019 में, उसके कारण वो जनगणना नहीं हो पाई। और अभी आप लोग करंट के माध्यम से आपको पता ही होगा कि जनगणना के लिए बोल दिया गया है 2027 में आपकी जनगणना होनी है। वर्नाकुलर एक्ट जो था, जो लिटन लाया था, उसको 1882 में रिपन ने ख़त्म कर दिया। वर्नाकुलर एक्ट क्या था? प्रेस के लिए था कि आप देसी भाषा में अखबार नहीं निकाल सकते हो। इसने बोल दिया, वो ख़त्म कर दिया। भाई भारत के लोग हैं, नहीं आती है सबको इंग्लिश, तो वो क्या करेंगे? तो उसने बोला कि भाई आप अपने लोकल जो भाषा है उसमें आप आराम से निकाल सकते हो, और अगर किसी सरकार से आपको क्वेश्चन पूछने की नीड लगती है तो आप तुरंत उस पर आप खुल के आप टिप्पणी कर सकते हो। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो लिटन ने किया था कि भाई भारत लोग अपने पास शस्त्र नहीं रखेंगे, उसको इसने ख़त्म कर दिया 1882 में। रिपन, देखिए रिपन और लिटन में बहुत बड़ा अंतर है। लेट मतलब जो लेट के लपेट रहा था यानी मार रहा था वो गलत, और जो रिपन याद कैसे रखना है? रिपन तो रा से राम याद कर लेना कि भाई राम है, अच्छा काम करेगा। लिटन लंका में जो रहता है वो गलत काम करेगा, ऐसे याद रख लेना। तो रिपन ने सशस्त्र अधिनियम जो है 1882 उसको 1882 में ख़त्म कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी इसने, और हंटर कमीशन का भी गठन किया। अब हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन 1882 में आता है। ये वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए लाया जाता है। वुड डिस्पैच आपको पता होगा शिक्षा के लिए आया था कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो आप देसी भाषा में करा सकते हो, लेकिन उसके बाद जो शिक्षा है वो आपको अंग्रेजी में करानी पड़ेगी। ये उसके लिए आया है कि वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए। कई बार डायरेक्ट पूछता है हंटर कमीशन का गठन भारत में क्यों करना पड़ा, तो किसके लिए करना पड़ा? वुड डिस्पैच की समीक्षा के लिए। इल्बर्ट बिल 1883 में पारित होता है। इसमें क्या बोला गया कि भारतीय जज जो हैं वो अब अंग्रेजों के मुकदमे सुन सकते हैं। पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी अंग्रेजी मुकदमे होंगे उसमें सिर्फ अंग्रेज का ही जज होना चाहिए। अब जब इसने बोला कि भाई भारतीय जज होगा तो जाहिर सी बात है कि अब तो दिक्कत हो सकती है यार, कि भारतीय जज है तो वो तो निष्पक्ष जानकारी लेगा। फिर उसके बाद बोला कि अब इसके अलावा जो भी गठन होंगे, जो भी आपके कोर्ट पे केस जाएंगे, उन सभी केसों में 50% जो जज हैं वो भारतीय होने चाहिए। ये बात भी इसने बोली। तो ये बात भी बहुत अच्छी होगी कि भाई अब तुम कहाँ जाओगे? 50% होने का मतलब है कि पूर्ण तो आप ले ही नहीं पाओगे, आपको किसी न किसी भारतीय का मत तो चाहिए होगा, तभी आप अपना उसमें साम्राज्य बता सकते हो। नहीं तो अगर आप तानाशाही दिखाओगे, इधर भारतीय लोग भाई अक्षय पे बात करेंगे, तो दोनों 50 पे हो जाएगा। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का मुक्तिदाता इसी वजह से कहा था। तो यानी कि भारत अगर रिपन को अगर कुछ भी कहा गया है तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा यानी अच्छा ही कहा गया है। तो याद रखना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का मुक्तिदाता कहा है। और एक और वर्ड बोला था, वो थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक वर्ड और इसके लिए बोला था। तो भारत का मुक्तिदाता भी किसको बोला जाता है? रिपन को। याद रखना, रा से राम। डफरिन के लिए जो मेन एक ही बात है वो है कांग्रेस का गठन। भाई क्या है, जो रिपन है वो रिपन सब सिखा गया था कि अब तुम्हें अपने लिए लड़ सकते हो। सबकी आदत डला गया कि हम तो काफ़ी छूट तुम्हें दे गए हैं, अपने लिए लड़ो। हमने अखबार भी कर दिया है, अखबार में खुद आप डायरेक्ट जिससे पूछना हो वो पूछो, जज भी आपका है। अब आप अपने लिए कानून बनाओ, आप अपने लिए अपनी एक गठन करो, लोगों को इकट्ठा करो और लोगों से लड़ना सीखो। तो इसी कारण कांग्रेस का गठन होता है। कब? 18 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस का पहला कहाँ अधिवेशन होता है? बम्बई में, ठीक है ना। किसने किया था?
व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे देखो, इसके बाद आता है लैंसडाउन। लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 तक इसका कार्यकाल रहता है। इसके समय दूसरा कारखाना एक्ट आता है। पहला कारखाना एक्ट आया था, अब ये दूसरा कारखाना एक्ट आया है। दूसरा कारखाना एक्ट आता है, इसमें लिखा जाता है, पहला कारखाना एक्ट किसके में आया था? रिपन ने। जब रिपन ने कहा था कि 7 साल से कम बच्चे नहीं काम करेंगे, अगर 12 साल तक है तो उनका फिक्स टाइम होगा। अब लैंसडाउन ने बोला कि जो 7 साल था उसको घटा के उसने और 9 साल कर दिया कि अब 9 साल तक के जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, और 9 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनसे आप मैक्सिमम 6 घंटे काम करा सकते हो, इससे ज़्यादा आप उनसे काम नहीं करा पाओगे। और शाम को 8 बजे से लेकर प्रातः 5:30 बजे तक उनसे नाइट शिफ्ट कोई भी नहीं करा सकता है। और इस जो टाइम होगा, जो 6 घंटे का काम का ड्यूरिंग पीरियड होगा, इसमें 30 मिनट का इससे इंटरवल भी आपको देना पड़ेगा, ये बात भी इसने बोली। इसके बाद अभी तक क्या था, सब चीज़ ठीक बच्चों वाले के लिए। राम ने जो राम, रिपन से राम याद आता है, जो रिपन ने बातें बोली थी लेकिन उसने महिलाओं के लिए नहीं बोला था। इसने क्या किया लैंसडाउन ने कि इसने महिलाओं के लिए भी बोल दिया कि जो ये टाइम पीरियड जो है ये महिलाओं के लिए भी यही लागू रहेगा कि 6 घंटे आप मैक्सिमम टाइम, 30 मिनट का लंच होगा, उसके बाद आप उनसे नाइट शिफ्ट नहीं करा पाओगे। और साप्ताहिक अवकाश का भी इसी ने बोला। साप्ताहिक अवकाश का जो जन्मदाता है वो भी इसी को कहा जाता है। तो जो आपको आज भी सरकारी संस्थान में साप्ताहिक जो अवकाश मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है? तो लैंसडाउन की वजह से एक साप्ताहिक अवकाश आपको दिया जाता है, ऐसा मानना है। आगे देखो, अब ये जो अभी तक हम लोगों ने जो पूरी थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी बेस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं कितने सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतने क्वेश्चन सही हो गए, इतने गलत हो गए। और जो नया फैक्ट कुछ भी आया करे मन में, उसको टाइप किया करो, लिखा करो, यहीं पे लिख के आराम से कमेंट में डाला करो कि इस फैक्ट से सर ये चीज़ें और आपने नहीं बताई हैं, ये चीज़ें और हुई थी, ऐसा कुछ लिखा करो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ गलत चीज़ें होती हैं, 100% सही व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता है। तो हो सकता है मुझसे गलतियाँ भी हों और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उस पे ज़रा गौर करिए, और जितनी भी नई चीज़ें आपको पता हुआ करें तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक, देखिए अभी लास्ट में मैंने बताया साप्ताहिक, दूसरा जो आया था, दूसरा जो कारखाना अधिनियम आया था, सॉरी 3 ही, दूसरा जो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया था, इसके तहत साप्ताहिक अवकाश हुआ था। और क्या हुआ था इसमें, अब तुरंत आप मन में बोल दीजिए क्या क्या हुआ था, आप अपने मन में बोलिए कि सर 9 साल तक के बच्चों के लिए बना कर दिया गया था, 9 से 14 साल तक के लिए 6 दिन, और महिलाओं के लिए भी 6 दिन, और उसमें बीच में आधे 1 घंटे का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद शाम को 8 से लेकर सुबह 5:30 तक कोई भी ड्यूटी नहीं करवा पाएगा। ये सारी चीज़ें लिखी थी। ये फैक्ट जरूर मन में याद किया करो, उससे क्या होता है, रिवीजन आपका तुरंत यहीं क्लास में ही हो जाता है। कैनिंग ने शांति की घोषणा मैंने अभी भी बताई आपको, 5 जुलाई 1858 में, जब 18 जून 1858 को वीरांगना लक्ष्मीबाई जी स्वर्ग सधारती हैं, उसके 2 दिन बाद 20 जून 1858 को आपका 1857 क्रांति को समाप्त कर दिया जाता है, ग्वालियर में समाप्त किया जाता है, और 5 जुलाई को इसने शांति की घोषणा की। फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से, ठीक है, समावेशन में बताया था 3, कौन कौन से, एक तो कलकत्ता था, आपका दिल्ली नहीं था, बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, यानी ACD, ठीक। आगे देखो, गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल राजा होगा, देखिए अंतिम मुगल राजा उसने बताया था कौन होगा, बहादुर शाह जफर। कह रहा तुम अंतिम राजा हो, बस यहीं तक रह लो, इसके बाद तुम्हारा काम खत्म, अब कोई आजा राजा बाजा नहीं होगा, अब सीधे सरकारें आएंगी। पहले क्या होता था, वंशानुगत चलती रहती थी कि हम राजा, मेरा लड़का राजा, मेरा नाती राजा, उस पता नहीं कि नाती को बोलने की तमीज़ नहीं है लेकिन वो राजा है। तो ये सारी चीज़ें इसने ख़त्म कर दी। किसने ख़त्म की थी? कैनिंग ने, ठीक है। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए लिटन के कार्यकाल में क्या क्या हुआ था। लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर एक्ट, ठीक है, ये लाया था वर्नाकुलर एक्ट। इसने बोला था कि आप नहीं कर सकते हो कुछ, प्रेस अपने देसी भाषा में नहीं कर सकते हो, शस्त्र विधियों की भारतीय कोई शस्त्र नहीं रख सकते हैं। और स्टर्च आयोग हाँ लाया था, ये एल्बर्ट बिल नहीं लाया था, एल्बर्ट ये नहीं लाया था।
भारत में तत्कालीन वायसराय लिटन 1876 से 80 तक शासन किया जिसने। उसके द्वारा इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से देसी प्रेस को रोकना था। विशेष रूप से दूसरा दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, दूसरा अंग्रेज और अफगानों के बीच में जो युद्ध है वो उसके साथ बढ़ा हुआ ये विरोध था। अब देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और आया किस में है, एसएससी जीडी में। अब आप समझ सकते हो, लोग कहते हैं ना कि अरे जीडी का एग्ज़ाम है यार, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ के निकाल लेंगे। नहीं निकलता है दोस्त। अभी जी मेरे कई सारे मित्र हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो बेचारे मेरिट आउट हुए हैं, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका फिजिकल पेपर नहीं निकला। अभी आरपीएफ आया है, आरपीएफ जिनका पेपर नहीं निकला, या बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो सब लोग हल्के में ले रहे थे कि पुलिस तो बिल्कुल हल्के में यार 60,000 वैकेंसी अभी निकाल देंगे। नहीं हुआ। तो कोई भी एग्ज़ाम है आप हल्के में बिल्कुल न लीजिए, क्योंकि आज के समय में जो एग्ज़ाम बना रहा है वो हम ही लोगों में से कोई पहुंचता है। आप इतना पढ़ के जाओगे, अगर आपको बोला जाएगा कि आप पेपर बनाइए तो आप छोटे क्वेश्चन नहीं रखोगे, जाहिर सी बात है आप अच्छे क्वेश्चन छांट के रखोगे। तो बस वही चीज़ है कि आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अगर अच्छा सिलेक्शन लेना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, 1870 में वायसराय लिटन ने डैज़ को भारत की महारानी के रूप में, भारत की महारानी विक्टोरिया, ठीक है, क्योंकि 1857 क्रांति में विक्टोरिया थी, वही आई थी दिल्ली दरबार, याद है ना, उसी समय। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन लिटन के समय के दौरान की घटना नहीं हुई? देखो अफगान युद्ध हुआ था भाई। लिटन यानी कि लंका वाला आदमी गलत काम करेगा। गलत काम कौन कौन क्या क्या किया? अफगान युद्ध हुआ, शस्त्र रखने से मना किया, प्रेस अधिनियम भी लाया था, लेकिन बर्मा नहीं है, बर्मा युद्ध नहीं इसके कार्यकाल में। बर्मा युद्ध हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। जिसने भी तक क्लास ना देखी हो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट सारी पड़ गई हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पहले अपने चैनल पे प्लेलिस्ट नहीं बनी थी, अब सारी प्लेलिस्ट बन गई हैं। आपको रीजनिंग देखनी है आप रीजनिंग की देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो कमेंट वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाके आप खुद बोलिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। लंबा वीडियो आपका शॉर्ट करके हम अपलोड करेंगे। जितना कम से कम समय पे आपको हम चैप्टर को कंप्लीट करा सकते हैं उतना कम से कम समय लेंगे आपको। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1870 में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा पढ़ी थी? घोषणा किसने पढ़ी थी भाई? लिटन ने, याद है ना। लिटन ने दिल्ली दरबार में अपना लगाया पड़ा था वही चमचागिरी कि भाई आओ और फिर केसरे हिंद की उपाधि ले लो, फलाना ढिमाका। डैज़ के द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। भाई लिटन ने ही तो लाया था। उसी ने कहा था भाई आप सरकार के खिलाफ आलोचना नहीं कर सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ना अपनी देसी भाषा में एक न्यूज़पेपर निकाल सकते हो। किसने रिपन को भारत का उदारक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैंने आपको यही वर्ड बोल रहा था कि भारत का जन्मदाता या भारत का उदारक, किसको कहा गया था? रिपन को। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में। किसके लिए हुई थी? जो आपको वुड डिस्पैच था उसके समीक्षा के लिए। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। वायसराय डैज़ के कार्यकाल के दौरान, और ये क्वेश्चन मैंने बताया है, अभी मैंने बताया है। आपने अगर क्लास को सही से देखा होगा तो बिल्कुल है, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। वायसराय डैज़ के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर एक्ट 1878 को निरस्त कर दिया गया था। भाई निरस्त करने का काम किसने किया है? राम ने, यानी रिपन। अच्छे काम अगर भारत के प्रति अच्छे काम है तो वो राम करेगा, यानी रिपन करेगा। इल्बर्ट बिल, जिसे 1883 में पेश किया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आपका जज से है। इल्बर्ट बिल में क्या लिखा था कि जो भारत की, मैंने बताया था भारत में जो जज होंगे वो कम से कम 50% जज होंगे, याद है ना, 50% जज होंगे। या जो अंग्रेज हैं उनके जो केस हैं वो भारत के जो जज हैं वो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इल्बर्ट बिल में लिखी थी। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, अगर आपने देखा है क्लास अच्छे से देखी जरूर आप बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद। ख्याल रखिए अपनों का और अपने से बड़ों का, सबका सम्मान करिए, आदर रखिए। मिलते हैं।